इसमें बात कर रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे तो सेकंड पार्ट के लिए जाना पड़ा। तो हमने सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, हम नॉन टेक्निकल के बारे में बात कर रहे थे। या यू कैन कंटिन्यू। एम आई ऑडिबल? हाँ, अभी आवाज आ रही है तुम्हारी। ओके ओके। हम ये बात कर रहे थे, नॉन टेक की बात कर रहे थे हम। नॉन टेक में बात कर रहे थे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट नॉन टेक के पीछे भागता है बहुत ज़्यादा। कहता है टेक्निकल मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। स्टूडेंट को होता है अरे मैं तो सीए हूँ, आता है, मैं तो सीएमए हूँ, मैं तो मुझे तो आता है। उनका एटीट्यूड होता है। मैं कहता हूँ आता सब है, बट जो पैटर्न होता है एग्जाम का, आप क्या थियोरेटिकल दुनिया से आए हैं, नो डाउट थियोरेटिकल दुनिया से आए हैं, तो वहाँ का स्कोप अलग होता है क्वेश्चन पूछने का, और यहाँ का तरीका अलग होता है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे मैथ रीजनिंग पे, कि मैथ रीजनिंग पे जो बच्चा फोकस करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा आप क्या गाइड करना चाहेंगे, कहाँ उसको ध्यान देना चाहिए, कौन से पॉइंट्स को उसको ध्यान में रखना चाहिए अगर वो जीरो है मैथ्स में, सपोज जीरो है वो? एग्जैक्टली आप सही बोलेंगे कि हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है, तो उस फ्लेवर के अकॉर्डिंगली काम करने से ही सफलता मिलती है। आप कहीं पे भी हाथ पैर मारेंगे तो सफलता तो इतना टाइम लेगी जितना आप हाथ पैर मारेंगे। सो फॉर जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लिए तो यही बोलूँगा कि जितनी आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। आपकी जैसे टेस्ट सीरीज है जो कि सॉल्व करी थी, बहुत बहुत रिलीवेंट है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उस तरह से टॉपिक आते हैं और उन्हीं को आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी स्पीड बनेगी, जो कि बहुत मैटर करती है एग्जाम के अंदर। सो मैं तो आप एक सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट सीरीज को जितने से ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नॉन टेक्निकल के लिए। और उतना ज़्यादा आप वास्ट करके कुछ आप प्रैक्टिस करना ही सबसे मैटर होता है नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए, वही आपका सक्सेस का पार्ट है। और टेक्निकल में? टेक्निकल के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड भी मैटर करती है बट एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। तो नॉन टेक में भी तो एक्यूरेसी होती है। नॉन टेक के अंदर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करता है। नॉन टेक्निकल के अंदर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उससे आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी आएगी। और नॉन टेक्निकल के अंदर आपका नॉलेज भी ज़रूरी है, स्पीड भी ज़रूरी है, बट नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी उसी उसी तरह से आ सकती है। आप पास्ट में भी क्वेश्चन करेंगे, आपको ट्रेंड समझेगा और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पकड़ होगी पर तभी आपको बच्चों आ को सकता है। तो बताओ, आप स्टूडेंट अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पावर ग्रिड का पास्ट ईयर पेपर कहाँ से दूं? आप पास्ट ईयर बोल रहे हैं, मैं कहाँ से ला के दूं? पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कोल इंडिया का भी ले सकते हैं या कोई सी पीएससी का ले सकते हैं। उसका बेस वही सेम बेसिस है, कोई नया बेसिस नहीं है। उन्हीं टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स आते हैं। लाइक मैं आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के ऊपर लिंक आएगी, तो कोल इंडिया अभी के एक अंदर और भी बच्चा, वही अभी क्वेश्चन। बच्चे ये बोल देंगे सर आपने तो बोला पास्ट ईयर इज नॉट दैट रेलिवेंट, आप तो बोले पास्ट ईयर पढ़ के चले जाओ हो जाए, तो यहाँ क्लियर करते जाओ आप बच्चों को कि अकेला पास्ट ईयर सिर्फ एक आपको नॉलेज दे सकता है, आइडिया दे सकता है, पर पास्ट ईयर प्रिपरेशन से कर क्या फुल प्रिपरेशन पास्ट ईयर से हो सकती है? नहीं, फुल प्रिपरेशन पास ईयर से नहीं हो सकती। पास्ट ईयर से आपको एक आइडिया लगता है कि इस तरह से टॉपिक पूछा जाता है, प्रिपरेशन आपको पूरी फुल फ्लेजेड की हर टॉपिक की करना होगी और उसके हिसाब से एग्जाम देना होगा। पास्ट ईयर सिर्फ आपको बता सकता है कि कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से टॉपिक को पकड़ा जाता है। सिर्फ वही बता सकते हैं पास्ट ईयर का क्वेश्चन, कोई वो लेवल रिपीटेड। श्रेयांश, लेवल कैसा होता है नॉन टेक्निकल मैथ रीजनिंग का? बच्चे बहुत डरते हैं इस चीज से। लेवल बहुत हाई नहीं होता है, मैटर करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं, मैटर नॉन करता टेक है। में कैसे कौन कौन से चैप्टर में फोकस करना चाहिए ज्यादा? नॉन टेक्निकल के अंदर आपका मैथ्स रीजनिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आई थिंक सम मैथ जनरल रीजनिंग के अंदर मैथ रीजनिंग के अंदर किस तरह से, लाइक सर देयर इज वन क्वेश्चन ऑफ मुझे पता सर्कल। है कि मैंने आपका एकदम से प्रॉम्प्ट इंटरव्यू लिया है, और 2017 के बाद आपने टच भी नहीं किया इन चीजों को, बट आई कैन नॉट रिकॉल ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद। आपने जिस तरह से बताया ना उस टाइम पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनाई थी। नोट नोट अवे फ्रॉम दैट कि आपने जो टॉपिक्स बताए थे उससे ज़्यादा जाके कुछ मैं नहीं तो बताया। स्टूडेंट्स को बोलता हूँ नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, एज, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, एग्जैक्टली इस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं रिकॉल कर सकता हूँ तो पावर ग्रिड कोल इंडिया और शायद एनटीपीसी तीनों के अंदर ही बोर्ड एवरेज का क्वेश्चन था। सिंपल एवरेज, कंपाउंड एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, वन इज एवरेज। स्पीड का भी क्वेश्चन था, एक सर्कल का था। तो आप समहाउ टॉपिक आर सेम, कोई अलग नहीं जाता। और रीजनिंग के लिए मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन अभी बच्चा बहुत क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, श्रेयांश मैं बताना चाहूँगा, बच्चे यूट्यूब पे जाके एसएससी बैंकिंग की क्लासेस देख लेने लगते हैं, क्या वो रेलिवेंट है? नहीं नहीं, इतना रिलीवेंट नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल, मतलब आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए।
यहाँ पे ना एक सीए के लिए एग्जाम हो रही है, ना कि एक जनरल एग्जाम हो रही है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है और कोई जनरल एग्जाम, दोनों में डिफरेंस है। जनरल एग्जाम में उन टॉपिक्स पे ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो जनरल जनरल चीज़ है जो कि सब में से आपको भीड़ में से इकट्ठा करना है। यहाँ पे आप ऑलरेडी भीड़ में से छट के आ चुके हैं, सीए में आप अलग हो चुके हैं। सो आपके ऊपर इतना उन जनरल अवेयरनेस, जो जनरल टॉपिक्स है उनके ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होते जितना एसएससी या फिर दूसरे एग्जाम्स के अंदर होते हैं। तो लेवल इतना हाई नहीं होता इन एग्जाम में। एक और क्वेरी है श्रेयांश, बच्चे कहते हैं हम जीके पढ़ेंगे, जीके जीके मतलब जैसे उन्हें लगता है 1000 नंबर की जीके आ रही है, और जैसे 50 नंबर के पार्ट में भी 4 पार्ट ऑलरेडी है, तो 12-13 नंबर की हार्डली जीके या जनरल अवेयरनेस करंट अवेयर बोलता हूँ कि ये पढ़ो। मरी से मरी हालत में आप अच्छे से भी मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी रहे होंगे और थोड़ी भी एवरेज लेवल की प्रिपरेशन करिए नॉन टेक के लिए, तो 50 में से 25 नंबर आराम से आ जाते हैं, आपने क्योंकि एवरेज इंग्लिश इज प्रिपरेशन, हाँ मैं तो आपके लिए बोलूंगा कि आप 25 नंबर भी कम बोल रहे हैं। आपने एवरेज प्रिपरेशन करी है तो 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, आपने एवरेज प्रिपरेशन भी करे तो तो मतलब बच्चा आपका। क्या करता है ना, वो 10 नंबर और एक्स्ट्रा लाने के लिए वो 120 को रखता है साइड में, और वो नॉन टेक में फोड़ के आता है वरना और टेक्निकल में डब्बा गोल हो जाता है। जी ये ऐसे मैंने आप स्टूडेंट के साथ मेरा हुआ है। जिस कुछ तरह से मैं स्टूडेंट थे कोल इंडिया में जिन्होंने एग्जाम दिया था, रिकॉल कर रहा हूँ उनका एग्जाम्पल, तो उन्होंने बोला सर नॉन टेक तो बहुत अच्छा चला गया, टेक्निकल बिगड़ गया पूरा, प्रोफेशनल। तो आप अपना कुछ मूल मंत्र दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए बच्चों को, ताकि वो फॉलो करें और आपके जूनियर बन के आए पावर ग्रिड में। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये जनरल एग्जाम नहीं है, तो आपको प्रोफेशनल पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपके इस पर उस नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो आपको ऊपर इसके ऊपर फोकस करना है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप ओवरऑल आपको मार्किंग आना है। सो प्रोफेशनल के ऊपर आपको फोकस करना है और वो ज़्यादा नंबर है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपको स्पेसिफिक, अगर आप एग्जाम के लिए पास होना चाहते हैं तो आपको कुछ नोट्स बने होना चाहिए। आप पूरा का पूरा सिलेबस लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते, या आप पूरा का पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। सो आप जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से एक नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को थॉरोली बार बार रिवाइज कर लिए, 2-3 बार एटलीस्ट होना चाहिए। फिर अगर आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर, एग्जाम के पहले एग्जाम इन्वायरमेंट में आप एटलीस्ट 1 या 2 बार पेपर दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है एग्जाम में जाके डायरेक्ट एग्जाम देना। वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। आपके अगर आपने 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर रखा है सेम एग्जाम इन्वायरमेंट में या सिमिलर इन्वायरमेंट में, सो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मुझे किस तरह से किस टॉपिक को पहले करना है। तो अगर मान लो कि मेरा कुछ किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, सो ये बहुत बहुत मैटर करता है। वहाँ पे साइकोलॉजी आपकी पहले से प्रिपेयर हो जाती है। सो मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज, जो भी बंदा एग्जाम दे रहा है तो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं सब उसको देना चाहिए। और डेबिट गुरु एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आई थिंक आपकी टेस्ट सीरीज से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी जो भी एग्जाम देता है। थैंक यू। अभी बच्चों को मैंने, अच्छा हुआ अपना लिंक्डइन का मैसेज डाला हुआ था आपका 2017 का, वो मैं दिखा पाया हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया था इस चीज़ के लिए, और आपने भी काफ़ी लोगों को रेफ़र किया है। तो आप ये यहाँ से आपका मेन मंत्रा ये आता है कि आपको नोट्स बने होने चाहिए। मैं भी हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, टेस्ट सीरीज से नोट्स बना लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक रेलिवेंट कंसेप्ट पे बनी हुई है पूरी, तो लगभग मोटा मोटी अपना पूरा फुल सिलेबस कवर होता है। एग्जैक्टली यहाँ से आपका सिलेबस आपका कवर हो जाता है। टेस्ट सीरीज के अंदर आप मतलब जो आपकी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था कि सारे लगभग सारे वाइडर टॉपिक कवर थे और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो मोर और लेस सारे टॉपिक कवर हो गए थे, सारे टॉपिक के नोट्स बन गए थे और उसे प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी हुई थी। सो उस आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना बेटर हो जाता है। तो और श्रेयांश, ये एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होने के बाद कितने टाइम बाद जीडीपीआई ये लोग कंटिन्यू करवाते डिपेंड्स हैं? ऑन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। अराउंड अराउंड मिनिमम 1 मंथ का डिफरेंस तो रहा है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके ओके। तो जीडीपीआई में क्या पूछते हैं, क्या लेवल होता है जीडीपीआई में, और क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? जीडीपीआई के अंदर दो, जैसे आप बोल रहे हैं जीडीपीआई दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो ग्रुप डिस्कशन के अंदर दे गिव सर्टेन टाइप ऑफ टॉपिक इन अ ग्रुप। सो आपके ऊपर आप उसको ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना होता है। सो वहाँ पर आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड सेकेंडली आपका नॉलेज भी टेस्ट किया जाता है। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट लाइक कि हाउ यू इनिशिएट, हाउ यू गिव टाइम टू अदर, हाउ यू कोऑर्डिनेट इन द ग्रुप,
कोई नहीं बोल रहा था जैसे उसको बोलने के लिए आप उसको बोले कि आप बोलिए, आप भी इनिशिएट कीजिए, दूसरों के टॉपिक को समझिए, उनकी बात को सुनना भी इंपॉर्टेंट है, खाली सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो ऑन दोस बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड नॉलेज वाइज आपको मार्क्स दिए आप जाते कितना हैं, मौका और दे देते हैव हो उसको धीरे सम। बोलने के लिए कि अपने पॉइंट्स कैसे रख रहे हो, कि अग्रेशन तो नहीं है, आप कितने पोलाइटली जा रहे हो अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, राइट? ये आप चीजें अगर भली एग्रेशन भली आपके पास नॉलेज ना हो, बट कुछ भी बोलने का आइडिया होना चाहिए, हाउ यू कैन कनेक्ट योर पॉइंट्स विद देम। आपके पास प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली कि आपके पास प्रेजेंटेबल स्किल होना चाहिए, जो कि आप मतलब किसी यूट्यूब वीडियो देख के भी आपको समझेगा, तो या आपने जीडी के लिए कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली प्रिपरेशन किया था? नहीं, इस सच तो मैंने कोई जीडी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक की प्रिपरेशन नहीं करी थी। सिर्फ एक इस तरह से बनाया, अपना माइंड फ्रेम किया था कि अगर पूछते हैं तो किस तरह से जवाब देना है या किस तरह से स्टार्ट करना है। कुछ वीडियोस देखे थे ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग बने कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से अगर आप आपको किसी एक और टॉपिक। चीज़ बताना चाहूँगा, डेबिट ग्रुप प्लेटफॉर्म पे एक फैकल्टी है मिस्टर अंकित पुरोहित, हाँ वो मेरे छोटे भाई हैं, कजिन है, एंड वो एमबीए किया हुआ है उन्होंने आईआईएम से, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्टाइज इन चीज़ों में, तो वो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं इन चीज़ों के लिए। तो कुछ दिनों में हम वो लेक्चर भी डाल देंगे जीडी के लिए, बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आईआईएम से कोई किया हुआ है एमबीए तो उसका कितना क्वालिफाइड होगा उस चीज़ों में, कितना ग्रूम्ड होगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल रही है तो आई थिंक कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब आपसे बात करने के पहले अगर मैं कहीं देख रहा था तो इट्स लाइक कि मुझे पता नहीं था, एक अथाह समंदर था, कहाँ जाना है कहाँ है कुछ पता नहीं था। सो वेरी हेल्पफुल आपने जो बताया था। और पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, बड़े डर जाते हैं, अरे पर्सनल इंटरव्यू तो शिवर करने लगते हैं कुछ, जैसे अंदर राक्षस बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ रहता नहीं, है क्या, कुछ वो मारते हैं क्या? पर्सनल इंटरव्यू में तो आपको मतलब वो भी जानते हैं कि बच्चा डरा हुआ है, तो एक वो हमेशा आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली जब मेरा इंटरव्यू था कोल इंडिया में और पावर ग्रिड में, दोनों में, तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था इनिशियली जाके, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे ला दिया कि मैं उनसे बहुत इजीली बात कर सकता हूँ। हिंदी और इंग्लिश देयर इज नो बार ऑन दैट। आप हिंदी में भी आराम से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आराम से बात कर सकते हैं, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू फील, आप बहुत इजीली आराम से बात कर सकते हैं उनसे। और आप इंटरव्यू की बात करेंगे तो 3 तरह के टॉपिक में बढ़ जाता है। एक करंट अफेयर्स, दैट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू टू इंटरव्यू कि क्या पूछ रहा है वो। करंट अफेयर से कुछ टॉपिक पूछा जा सकता है, कंपनी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक पूछा जा सकता है, नहीं कंपनी का तो फाइनेंशियल उसके लिए स्टेट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, राइट? तो रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। एंड कुछ स्टैटिक टॉपिक होता है जब प्रोफेशनल नॉलेज होता है आपका, उन तीनों में 3 टॉपिक को आप डिवाइड कर सकते हैं, तीनों का आप थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन करेंगे तो आप यू कैन इजीली क्रैक द इंटरव्यू। और एक चीज़ बताना चाहूँगा श्रेयांश जी, आपका जो गुड़गांव का ऑफिस है पावर ग्रिड, उसके बगल में मेरा ऑफिस हुआ करता था, राइट्स। उसके पहले मैं राइट्स में था, आपके हम बगल में ही पड़ोसी, है ना, हुडा सिटी सेंटर, इफ्को जी जी, चौक, पास पास में, दोनों चिपके चिपके पास हम पास लोग में। बड़ा तारीफ किया करते थे, हम राइट्स में थे कि देखो पावर ग्रिड वाले कितने अच्छे से लाइफ जीते हैं, देखो उनके अंदर इतनी सैलरी, हमारे पास क्या मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ आ गए और आप वहाँ पहुँच गए, हमारे पड़ोसी बन गए, एक्स के पड़ोसी हम हमारे। एक्स आपकी अब गाइडेंस है तो और आप आपके पास में रह गए, है जी। आपके गाइडेंस के साथ आपके पास में आ गए थोड़ा। नहीं हम तो दूर हो गए आपसे, खैर हम यहाँ नागपुर में आ गए, आप गुड़गांव पहुंच गए हैं, खैर बड़ी अच्छा लगा, आप इतनी अच्छी जगह पहुंचे पावर ग्रिड में, आपका बहुत आपने हेल्पफुल था। टाइम दिया इस चीज़ के लिए। तो लास्टली हम सम अप करते हैं चीज़ों को,